नमस्कार, आदाब। मैं सरसफी, आप देख रहे हैं समाचार भारत। आज हम मौजूद हैं विधानसभा नवाबगंज में। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं नवाबगंज के विधायक डॉक्टर MP आर्य साहब। उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं कि 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है और बड़ी तैयारी कर रहे हैं लोग अपनी अपनी। डॉक्टर साहब किस तरह से अपनी तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि मौजूदा विधायक हैं, किस तरह के अब तक के विकास कार्य रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है समाचार भारत में। नमस्कार, आपके श्रोताओं के लिए बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है और अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम वो विद्यार्थी हैं जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, केवल परीक्षा के दिनों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी नहीं हैं। इसलिए अपने अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी फिर उत्तर प्रदेश के लगातार 3 बार सरकार चलाने वाले पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तक के किस तरह के विकास कार्य रहे हैं? कोई ऐसे लोकप्रिय विकास कार्य बनाएंगे? नवाबगंज विधानसभा में विकास के मामले में जितने काम मैंने कराए हैं, मैं नहीं समझता कि शायद इससे पहले किसी भी विधायक ने कराए होंगे। 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद ही नवाबगंज विधानसभा में कामों की शुरुआत हुई। पहले स्वर्गीय विधायक केसर सिंह जी ने बहुत सारे काम कराए और अब जब से मैं विधायक बना हूं तब से मैं लगातार यहां विकास के काम करा रहा हूं और इतने बड़े बड़े काम इस विधानसभा में हुए, जैसे अटल आवासीय विद्यालय यहां बना, यहां पर रोड के कई सारे चौड़ीकरण के काम हुए, जैसे नवाबगंज से लेकर के मटकापुर तक का रोड, मियाँपुर से गंगापुर तक का रोड, राजघाट से लेकर के और औरंगाबाद तक का चौड़ीकरण का रोड बना और अब स्वीकृत हो गया है जवेदा जवेदी से लेकर के भुता मार्ग। लाईखेड़ा पर एक पुल बन गया, नरहरपुर से पर एक पुल बन गया, पुल स्वीकृत हो गया है। इस तरह से विकास लगातार गति पकड़े हुए है और भगवान ने चाहा तो बहुत निकट भविष्य में नवाबगंज विधानसभा को वो सब कुछ मिलने वाला है जो इससे पहले किसी ने विचार भी नहीं किया होगा। विधायक जी, युवाओं के रोजगार के लिए क्या प्रयास किया आपने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को रोजगार के लिए कोई कमी नहीं है। जहां रोजगार का स्तर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 16% तक बेरोजगारी थी, आज बेरोजगारी का स्तर 3% पर आ गया है। युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है और उनको रोजगार देने के लिए 5 लाख रुपए तक का बिना किसी ब्याज का ऋण दे रहे हैं। इसके अलावा भी ठेले वालों को, फड़ वालों को, रेहड़ी वालों को PM जय योजना के तहत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 10,000 तक का लोन मिलता है। उद्योग धंधे इतनी तेजी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित हो रहे हैं, जहाँ तहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जोन बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं और इनके अंदर युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अब बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आपके लिए चुनौती बनी हुई है? देखिए, क्षेत्र में हमारे 2-3 समस्याएं हैं खासतौर से। एक, अभी तक ओसवाल शुगर मिल ने गन्ने का पेमेंट नहीं दिया है, 2 साल का गन्ने का पेमेंट बकाया है। मैं लगातार लगा हुआ हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने 2-3 बार पत्र दिए हैं, नीलामी की प्रक्रिया में भी मिले हैं, लेकिन अभी भी भुगतान नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से चुनाव से पहले पहले ये भुगतान करा के दूंगा, चाहे जैसे भी हो। 2027 को लेकर क्या बड़ी प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, अभी 2-3 विकास के काम और होने वाले हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक एम्प्लॉयमेंट जोन यहाँ गरेब में बनने वाला है। 100 एकड़ भूमि वहाँ पर देख ली गई है, चिन्हित कर ली गई है। इसके अलावा नवाबगंज में रोडवेज बस स्टेशन का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हो सकता है कि अगली कैबिनेट में ही ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए। एक मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल के लिए भी मैंने प्रस्ताव दिया हुआ है और ईश्वर की कृपा रही तो वो भी स्वीकृत हो जाएगा और मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल हमारे पुरैनिया में शायद स्वीकृत हो जाएगा, बन जाएगा। 2027 में अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जनता के बीच में मैं लगातार बना रहता हूँ, उनके कामों की बराबर चिंता करता हूँ, सबका सहयोग करता हूँ, सबके लिए उपलब्ध रहता हूँ और इसलिए निश्चित रूप से जनता कृपा करेगी, आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
क्षेत्र की जनता सबसे ज़्यादा समस्याएं क्या लेकर आती है आपके पास? देखिए, पहले इस क्षेत्र में विवाद बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, खासतौर से खेत को लेकर के, मेड़ को लेकर के, नाली को लेकर के, और आपस में झगड़े बहुत हुआ करते थे। यद्यपि झगड़ों की संख्या अब बहुत काफ़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा समस्याएं थाने को लेकर के आती हैं। इसके अलावा कुछ एसडीएम और तहसील में समस्याएं आती हैं, उनको लेकर ही लोग आते हैं। बड़ी समस्याएं तो बहुत कम आती हैं। किसानों और व्यापारियों के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? देखिए, मेरे पास अलग से नहीं, किसानों और व्यापारियों के लिए लगातार देश और प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं। किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं, जैसे किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, सिंचाई के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप से सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। किसानों की बिजली, जो सिंचाई करते हैं उसमें बिजली का बिल फ्री कर दिया है। इसके अलावा भी अगर कोई भी कृषक गाय भैंस पालने के लिए लोन लेता है तो उसकी सरकार उसमें सब्सिडी देती है। अगर अपने गेहूं, धान, दाल या इनकी पैकिंग के लिए कोई पैक हाउस बनाता है उस पर सब्सिडी लगती है। इनके प्रोसेसिंग का कोई प्लांट लगाते हैं तो उस पर भी सब्सिडी मिलती है। तो किसानों के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, उनको उन्नत बनाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए। इसी तरह से व्यापारियों के लिए बहुत दरवाजे खुले हैं। जो उद्योग धंधे लग रहे हैं, एमएसएमई के तहत बहुत सारे लोन मिल रहे हैं, जिनमें बहुत सारे लोन के साथ में सब्सिडी भी मिल रही है। तो व्यापारियों के लिए भी सरकार बराबर सुरक्षा भी दे रही है, सहयोग भी दे रही है। विधायक जी, जिस तरह से लगातार विपक्ष मुद्दा उठाता है महंगाई, बेरोजगारी को लेकर, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, महंगाई कहना आसान काम है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2004 में जब माननीय अटल जी की सरकार गई थी उस समय पेट्रोल 12 रुपये लीटर हुआ करता था। 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई तब पेट्रोल 82 रुपये लीटर हुआ करता था। 80 रुपये की बढ़ोतरी केवल 10 साल के अंदर कांग्रेस की सरकारों में हुई थी। और अब कुल मिलाकर के 3 रुपये मोदी जी की सरकार ने बढ़ाए हैं। उसको लेकर के लोग महंगाई कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन्फ्लेशन हो रहा है, जिस तरह से मुद्रा का इन्फ्लेशन हो रहा है, तो निश्चित रूप से महंगाई थोड़ी बहुत तो बढ़नी है, लेकिन अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत कम है। अच्छा, इसमें बड़ी समस्या चल रही है गैस को लेकर, महिलाएं बड़ी परेशान हैं। जी, देखिए, ये जो ईरान, इराक, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इससे पूरी दुनिया के अंदर समस्या है। अकेले भारत के अंदर नहीं है, भारत में तो बहुत कम समस्या है। भारत में ये जरूर कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि लोग पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें, गैस का भी संतुलित उपयोग करें, इसका केवल कहा गया है इसके लिए। इसके अलावा किल्लत कहीं ज़्यादा नहीं है। जरा दूसरे देशों में पूछिए, अमेरिका जैसा देश, अमेरिका में 18 से 20% रेट बढ़ गए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के। कंबोडिया के अंदर 65% रेट बढ़े, वियतनाम में 50% रेट बढ़े। ऐसे दुनिया के बहुत सारे देश हैं। और अपने बिल्कुल पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ तो हफ्ते में 4 दिन का लॉकडाउन लगने लग गया है, केवल 3 दिन वर्किंग होती है। ये स्थिति है। ऐसे में भारत बहुत सुकून में है। जो विपक्षी लोग अगर कुछ चर्चा कर रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो केवल विरोध करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और तीसरी एक बात मैं और भी कहता हूँ कि एक शेर मैंने विधानसभा में भी कहा था, यहाँ भी कहता हूँ कि किसी को चांद चमकता नजर आता है तो किसी को उसमें दाग नजर आता है। ये तो अपना अपना नजरिया है कि कौन कैसे देखता है। एक और संदेश आया हुआ है कि गोल्ड ना खरीदे। जी, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, प्राथमिकता ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, भारत भी आयात कम करके निर्यात बढ़ा करके देश को फॉरेक्स रिजर्व से सजाना चाहता है, यानी देश में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ाना चाहता है। चूंकि सोना भारत में पैदा नहीं होता है, भारत हमेशा सोने का आयात करता है, तो ये आयात अगर कम होगा तो विदेशी मुद्रा का हमें पेमेंट कम करना पड़ेगा, जिससे देश की विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा
और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है कि लोग सोना कम खरीदें। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने और मनमोहन सिंह ने भी इस तरह का आह्वान किया था। और मनमोहन सिंह तो एक बार को ऐसा कहा करते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, और मैं तो कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में तो पैसे वास्तव में पेड़ पे लग रहे हैं। इतना सारा विकास का काम हो रहा है कि ऐसा लगता है कि वास्तव में पैसे की कहीं कोई कमी नहीं। 2027 के चुनाव को लेकर बहुत सारे लोग टिकट की दौड़ में लगे होंगे, जो कि लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। आप अपने लिए पार्टी नेतृत्व में क्या मजबूती दिखाना चाह रहे हैं, किस तरह की मजबूती है? देखिए, मैं तो सीधी सी बात है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ, अपना तो काम बोलता है। मैं किसी से एक्स्ट्रा बात भी नहीं करता। और जहाँ तक टिकट मांगने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का हक है, अधिकार है। ये कहीं से भी प्रतिबंधित नहीं है, और ये पार्टी तय करेगी कि किसके लिए टिकट दिया जाना चाहिए और किसको नहीं दिया जाना चाहिए। ये तो पार्टी तय करेगी, और पार्टी जिसे तय करेगी उसे चुनाव लड़ाएगी। क्षेत्र की जनता से कुछ कहेंगे? बस क्षेत्र की जनता से यही निवेदन है कि मैं सतत रूप से उनके सहयोग के लिए उपस्थित रहता हूं, और क्षेत्र की जनता से भी निवेदन करता हूं कि अपना आशीर्वाद जिस तरह से अब तक बनाए रखा है उसी तरह से बनाए रखें। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।